अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारे पास पेपर में सवाल आता है, बहुत आसान सा, बहुत मामूली सा। एक आता है डिफाइन हीट कैपेसिटी। अब इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ हीट कैपेसिटी डिफाइन करने कहा गया है, लेकिन कुछ बातें इसमें छुपी हुई हैं। और उनमें से एक बात क्या है? उनमें से एक बात यह है कि हीट कैपेसिटी सिर्फ डिफाइन ही ना कीजिए, बल्कि डिफाइन करने के बाद उसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, उसका सिंबल भी बताइए। सिंबल बताने के बाद उसका फॉर्मूला भी बताइए और उसका यूनिट भी बताइए। ठीक है, यानी नहीं बता रहे, राइट? और सही, हमारे पास पेपर में सवाल ये आएगा, क्वेश्चन वुड बी लाइक दिस। क्वेश्चन वुड बी डिफाइन हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है वो हम अभी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास एक चीज होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हम वो डिस्कस करेंगे। हीट कैपेसिटी के हवाले से एक न्यूमेरिकल करना है हमें। ठीक, ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेसिकली एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं। आपको मालूम होगा कि मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक सब्सटेंस में पाई जाती हैं। अप्रॉक्सीमेटली 7 बेसिक प्रॉपर्टीज हम जो है किसी सब्सटेंस की पढ़ते हैं, जैसे कि उसकी लेंथ, उसका साइज। लेंथ आ गई तो लेंथ ही से रिलेटेड एरिया और वॉल्यूम हो गए, ठीक है। मोल्स आ गए, टेम्परेचर आ गया। और इसी तरह एक चीज होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। एक सब्सटेंस की ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। तो हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है, हम उसको डिफाइन किस तरह करते हैं, आइए पढ़ते हैं। हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी कौन सी होगी? हम ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट का। ये हीट एनर्जी होगी या थर्मल एनर्जी होगी, ठीक है। हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी एक ही बात है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी नीडेड to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. 1 degree Celsius is basically equal to 1 Kelvin. ठीक है, ये बात तो आपको मालूम होगी, ठीक है। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ आती है। टेम्परेचर चेंज के लिहाज से ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं है कि जो है 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन बराबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कि 1 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 274 केल्विन। समझ आ रही है? ये तो बात आपको मालूम है, लेकिन जब डेल्टा टी की बात करेंगे, यानी चेंज इन टेम्परेचर के लिहाज से बात करेंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो या 1 केल्विन राइज हो, दोनों बराबर होंगे। सही है, वाली बात समझ आ गई? आई होप ये वाली बात क्लियर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेल्टा टी के लिहाज से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ना या 1 केल्विन बढ़ना एक ही बात है। और इसके अलावा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन ये सब किसके लिहाज से? ये डेल्टा टी के लिहाज से। ऐसा आप नहीं कह सकते कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन। नो, डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एक सब्सटेंस था, उसका टेम्परेचर इनिशियली था 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा के मैंने इसको कर दिया 26 डिग्री सेल्सियस। चेंज कितना आया? चेंज कितना आया भाई? चेंज आया हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया। अब हमारे पास यही सब्सटेंस जो है 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ था। इसका मतलब कि ये केल्विन में कितना होगा? 273 प्लस 273 प्लस 25 क्या चीज होती है? 273 plus 25 would make it 298 Kelvin, ठीक है। 298
stuck. Wait. (298 केल्विन. ठीक है, फॉर्मूला लगाया, प्लस 273 किया, ये बन गया 298 केल्विन. ये 298 केल्विन लीजिए और इसको बढ़ा के आप कर दीजिए 26 डिग्री सेल्सियस. 26 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? इट वुड बी 299 केल्विन. ऐसा ही है. तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? राइज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 1 केल्विन. तो डेल्टा टी बराबर है या नहीं है? डेल्टा टी बराबर है, टेम्परेचर बराबर नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1 केल्विन का. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. द थिंग इज डेल्टा टी इज 1 डिग्री सेल्सियस, देन द डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 केल्विन. ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई. अब हम बात कर रहे हैं कि किसी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट मुझे यहाँ देना पड़ेगी, डेल्टा क्यू जो मुझे देना पड़ेगा. डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन हीट. जो हीट मुझे देना पड़ेगी यहाँ, जो एनर्जी मुझे देना पड़ेगी यहाँ, ठीक है, वो एनर्जी कहलाती है हीट कैपेसिटी. ठीक है, जो एनर्जी मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए चाहिए. 25 डिग्री सेल्सियस को 26 डिग्री सेल्सियस, मैंने एक अदद जो है कॉपर पीस लिया है, ठीक है, या मैंने एल्यूमिनियम लिया है, ठीक है, या मैंने आयरन लिया है. इस पीस का टेम्परेचर मेरे पास इस वक्त है रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस. अब इसको 26 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी है? ये एनर्जी डेल्टा क्यू पर डेल्टा टी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर. ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी. सही है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अब, उम्मीद है. ठीक है, तो और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से. ठीक है, हीट कैपेसिटी को आप डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और इसका जो फॉर्मूला होता है देयरफॉर इट इज दिस. अब देख लीजिए फॉर्मूला क्या है. अब फॉर्मूला ही से आप यूनिट निकालिए. ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है बच्चों? इट इज जूल. और डेल्टा टी टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर, इसके लिए यूनिट हम एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं? केल्विन. ठीक है, जूल भी एसआई यूनिट है और केल्विन भी एसआई यूनिट है. तो हमारे पास हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या बना? जूल पर केल्विन. अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर जूल केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. आइए किताब में देखते हैं कैसे लिखा हुआ है. लेट्स क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन ये आएगा, अपनी कॉपीज में ये क्वेश्चन लिखेंगे आप. ये आ गया क्वेश्चन, ये आ गया हमारा फॉर्मूला. क्लियर, इसको डब्बे में बंद कर दें और ज़रूर लिखें. सेम यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन, इसको भी डब्बे में लिखें, ये ऐसा ही यूनिट है. ठीक है, ये बात समझ आ गई. अब इसका एक जो है हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं. हमारे इस चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल है. ओवरऑल जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम एंड में करेंगे इंशाल्लाह. ठीक है, हमारे पास ये बुक की एग्जाम्पल है और ये पेपर में डेफिनेटली आ सकती है. ठीक है, तो ये अपनी कॉपीज में डेफिनेटली आपको करनी है. 0.5 kg of copper needs 1950 joules of heat. ठीक है, 1950 joules of heat को हाईलाइट कर लीजिए. To raise its temperature through 10 डिग्री सेल्सियस. ये कह रहे हैं कि अगर किसी चीज को का जो है मुझे दर्जा हरारत बढ़ा देना है 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल वो उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, और इस चीज का जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉपर है, 25 डिग्री सेल्सियस से इसको 35 डिग्री सेल्सियस पर ले जाने के लिए मुझे देना पड़ती है हीट तकरीबन 1950 जूल्स. ठीक है, तो आप ये बता दीजिए कि 1950 जूल्स जो हैं, ठीक है, जो मुझे देना पड़ रहे हैं, वो क्यों देना पड़ रहे हैं, कितनी हीट कैपेसिटी की वजह से देना पड़ रहे हैं. सबसे पहले डेटा बनाएंगे. ये डेटा हो गया. ठीक है, ये डेटा आ गया. डेटा में आपने ये सारी चीजें लिख दी. ठीक है, दिस इज द गिवन डेटा एंड दिस इज व्हाट यू नीड. ठीक है,
हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू इन्होंने खुद बताया है, कितना बताया है, 1950 जूल्स ऑफ हीट चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना रेज करना पड़ा है, 10 डिग्री सेल्सियस रेज करना पड़ा है। अगर वो कहते कि 25 से 35 करने के लिए इतना टेम्परेचर लेना पड़ता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, पहले 35 माइनस 25 करते, ये मैंने एग्जाम्पल दिए बेटा, ठीक है, कितना आ जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या सेम गोज फॉर केल्विन, ठीक है, 10 केल्विन रेज, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कितनी एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो कितनी हीट कैपेसिटी की वजह से, इस कॉपर की हीट कैपेसिटी कितनी है ये बताइए, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, इसकी जाती प्रॉपर्टी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। फॉर्मूला यूज कीजिए, C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। 1950 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, 195 जूल पर डिग्री सेल्सियस या पर डिग्री केल्विन, एक ही बात है, ठीक है। तो हम रिप्लाई अपना किस में देंगे, हम तो SI यूनिट में देते हैं ना, यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व एंड गेट टू नो अबाउट द हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। ये सारी बातें समझ आ गई। आइए अब नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, ठीक है। आपको होपफुली हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट्स स्पीक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर्स व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टुडे, ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डेफिनेटली अ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये पहली बात इसके बारे में। दिस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस जिसको आप मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे, आइए पता करते हैं पहले इसकी डेफिनेशन से, ठीक है। अच्छा, फिर से वही बात, डेफिनेशन पूछी है तो इसका मतलब अगर इसका यूनिट है तो वो भी बताना है, इसका फॉर्मूला भी बताना है, इसका यूनिट भी बताना है, और इसको आप एक्सप्रेस किससे करते हैं, ठीक है, वो भी बताना है, ठीक है। सिंबल सिंबल भी बताना है, ये सारी बातें इसके साथ लाजमी हैं, लवाजमात हैं इसके, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसको हम डिफाइन करते हैं एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kg। अब यहाँ 1 kg को हमने एक यूनिट मास को स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, कि 1 किलो कॉपर अगर मैंने लिया है तो उस 1 किलो कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी एनर्जी दरकार है, ठीक है। 1 किलो कॉपर का 1 डिग्री सेल्सियस से 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे कितनी एनर्जी दरकार है, ये क्या कहलाती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये जो चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है, यूनिवर्सल वैल्यू होती है, हर सब्सटेंस की अलग अलग, ठीक है, हर सब्सटेंस की अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है, डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल सी से, ठीक है। और हम इसको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आइए देखते हैं। हमें मालूम है कि हर चीज का जो डेल्टा क्यू होगा, ठीक है, वो बराबर होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेल्टा टी के, है ना। इसको हम डिराइव करते हैं बाकायदा, ठीक है। जितना डिग्री चेंज करना है मुझे, जितना डिग्री टेम्परेचर रेज करना है, उतना ही डिग्री मुझे डेल्टा क्यू देना पड़ेगा। ये बात तो क्लियर है ना, ये बात आपको मालूम है। सेम गोज फॉर द मास, डेल्टा क्यू इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टू द मास ऑफ बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम लेते हैं तो ये चीज मिल के हमारे पास एक इक्वेशन तैयार करती है विच इज दिस, कि डेल्टा क्यू इज इक्वल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारे पास आ जाती है ये चीज m डेल्टा टी। जब हम ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो ये बन जाता है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट कौन है हम बाद में पता लगाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट, here we go, delta q is equals to constant m delta t। ये कांस्टेंट क्या है, ये स्मॉल c है। डेल्टा q किसके बराबर है, सॉरी, ऑलराइट, डेल्टा q अब किसके बराबर हो गया, c
डेल्टा टी के, ठीक है। और इस तरह से हमें C की वैल्यू जब चाहिए होगी तो C की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। C इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर M डेल्टा T। अब इससे आपको पता चल गया कि क्या पता चल गया हमें कि इसका फॉर्मूला ये है, C का फॉर्मूला, स्मॉल c का यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला ये है। तो क्या होगा, तो ये होगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला मालूम होने के बाद हम इसका यूनिट निकाल लेंगे। यूनिट क्या होगा, जूल किसका यूनिट होता है, एनर्जी का, ओवर केजी किसका ऐसा यूनिट है, मास का, ठीक है। हियर वी गो। और डेल्टा टी का क्या यूनिट हो गया, ये हो गया केल्विन, ठीक है। तो जूल पर किलोग्राम पर डिग्री केल्विन, सॉरी पर केल्विन नॉट डिग्री केल्विन, per Kelvin is the unit of specific heat capacity, ठीक है। अब इससे एक और बात देखिए हमें क्या पता चल रही है, जिस चीज का की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है उसको हीट भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। और हमें और एक बात पता चल रही है कि it depends on the nature of substance and it is entirely independent of its mass and the rise in temperature, ठीक है। सारी की सारी जो बेसिक चीज है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा क्यू पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। और इससे कोई फर्क खास नहीं पड़ेगा कि हम मास कितना ज्यादा ले रहे हैं या मास कितना कम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है। The heat needed will also be large even if the amount is small, ठीक है। If C is small for a substance, अगर C छोटा है तो heat needed will also be small and if it is large that the quantity of heat would also be large, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, जबकि डेल्टा टी और मास से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अंडर द सेम कंडीशन अगर आप हीट ज्यादा नहीं देंगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा क्यू पे डिपेंड कर रही है। एम डेल्टा टी पे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या है, जूल पर केजी पर किलोग्राम, ठीक है। आई होप आप सबको आज के ये लेक्चर में ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ चलते हैं, ठीक है। mc इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है हमारे पास, ठीक है। और वो क्वेश्चन क्या होता है, वो क्वेश्चन ये होता है, डिस्क्राइब द रिलेशन, सॉरी मैं इसको यूं कर देती हूँ, ठीक है। आई अपडेट इट इन योर पीडीएफ एज वेल द क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या होता है, ये क्वेश्चन ये होगा हमारे पास, डिस्क्राइब द रिलेशन between C and C। मैं इसको अपडेट जब करूंगी तो सही से लिखूंगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी का रिलेशन बताओ, ठीक है। ये सवाल आता है पेपर में, ठीक है। तो वो किस तरह से बताएंगे आप, वो ऐसे बताएंगे कि वी ऑल नो दैट एम सी, ठीक है, वी ऑल नो दैट एम सी, देख रहे हैं ये एम सी डेल्टा टी है ना, ठीक है। एम सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। सिर्फ अगर हम C की बात कर रहे हैं तो इस C के अंदर M और C दोनों छुपे हुए हैं, ठीक है। ये देखो C और M एक साथ कर दो तो डेल्टा Q ओवर T हो गया। डेल्टा Q ओवर T क्या चीज थी, ये M उठाओ और इसके पास ले जाओ, ले गए, MC इधर लेके आ गए, ठीक है। जब ये इधर आ गया तो ये क्या बन गया, MC, और ये क्या चीज रह गई, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। समझ आ गई बात। आइए फिर हम क्या बात कर रहे हैं, एम सी बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। और हम क्या पढ़ के आ रहे थे अभी, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने अभी भी पढ़ा था कि कैपिटल सी यानी कि हीट कैपेसिटी बराबर है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के,
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब ये नहीं हुआ कि C जो है कैपिटल C वो बराबर है M स्मॉल c के, यानी कि हीट कैपेसिटी बराबर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मास के प्रोडक्ट के, ठीक है। therefore capital C is equal to delta Q over delta T and capital C is also equals to MC where C is specific heat। तो हमारा जो सारी स्टडी हो गई, जो रिलेशन हो गया उसने हमें बता दिया। क्या रिलेशन हमारे सामने आ रहा है? कैपिटल C is equal to M small c. This is the relation between specific heat capacity and heat capacity. I hope you would like this lecture of today और आपके concepts भी clear हुए होंगे। कोई questions हो तो you can definitely ask me anytime. Take care. Allah Hafiz.